वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 31 पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन की वृद्धि। भारत ने विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बना लिया है, क्योंकि देश में सर्वत्र फैले पर्यटन स्थलों की विभिन्नता के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने की उनमें अपार समर्थ है। फिर भी हम अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड से अब भी पीछे हैं। इस पाठ में हम परिवहन तंत्र जैसी सुविधाओं के विकास और होटलों में आवास स्थान और पर्यटन के बीच संबंध की चर्चा करेंगे। पर्यटन के संचालन में हम प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं जैसे पर्यटन गाइड और टूर के स्थान के संबंध में विभिन्न स्तर पर कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप परिवहन जाल व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता पर पर्यटन के प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे। पर्यटकों के लिए आवश्यक सुख सुविधाओं का आयोजन करने के लिए होटलों, रेस्तरां और अत्यंत सत्ताकार सेवाओं के आधारित ढांचे की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। स्थानीय व लंबी दूरी के परिवहन के रूप में पर्यटन के बीच संबंध स्थापित कर उसके महत्व को स्पष्ट कर पाएंगे। पर्यटन गतिविधि को बढ़ाने के लिए टूर गाइडों और टूर परिचालकों की उपयोगिता का मूल्यांकन कर सकेंगे। ट्रैवल एजेंसी के कार्यकर्ताओं के रूप में टूर गाइडों और टूर परिचालकों की व्यक्तिगत स्तर और समूह स्तर पर भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। टूर परिचालन की मौसम विशिष्टता और गंतव्य विशिष्टता के बीच अंतर कर सकेंगे। परिवहन और पर्यटन पर्यटन उद्गम और गंतव्य के स्थानों के बीच पुल का काम करता है। यह अपने पर्यटन स्थानों तक पहुंच प्रदान करने क्षेत्र को बाहर के लिए खोल देता है। इसके बिना पर्यटन के संसाधनों चाहे जितने भी आकर्षक हो, सुख सुविधाओं से युक्त हो, किसी लाभ के नहीं हो सकते। हम किसी एक क्षेत्र में परिवहन प्रणाली को संगठित किए बिना पर्यटन के नियोजन की बात नहीं कर सकते। इस प्रणाली के अंतर्गत मार्गों का जाल, परिवहन के साधनों और परिवहन का तंत्र आता है। पहले वर्ग में हवाई तथा समुद्री मार्ग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में सड़कें और रेल मार्ग आता है। परिवहन के रूप में वायुयान, जहाज, स्टीमर, कारें, टैक्सी, आरामदायक गाड़ियाँ, बसें और रेलगाड़ियाँ आती है। टैक्सी, कारें, ऑटो रिक्शा, तांगा, मोपेड, साइकिल और ट्रिप में विशेष रूप से स्थानीय परिवहन के रूप में महत्वपूर्ण है। ये शहर में यात्रियों को हवाई अड्डों, बस स्टैंडों या रेलवे स्टेशनों से होटल और पर्यटन स्थलों तक ले जाने के लिए होते हैं। अधिक ऊंचाई वाले पर्यटन क्षेत्रों में शायद आपको रस्सी मार्ग और बिजली चालित ट्रॉलियाँ, ट्रौ या तांगा सवारी और पाल नावें मिल जाएगी। यदि देश में उसके बड़े और छोटे तंत्रों दोनों में वैकल्पिक परिवहन सुविधाओं के सभी संभावित प्रकार मौजूद है तो पर्यटन सर्वाधिक आकर्षक हो जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग राष्ट्रीय नेटवर्क बनाते हैं। ये भारत के मुख्य परिवहन गतिविधि केंद्रों के बीच कड़ी प्रदान करते हैं। पर्यटन क्षेत्र के अंतर मुख्य मार्गों और नोडल नगरों के बीच परिवहन व्यवस्था की परिसंरचना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण करता है। ये क्षेत्रीय स्तर पर छोटा तंत्र है। सर्वाधिक छोटे तंत्र के अंदर पर्यटकों की परिवहन संबंधी जरूरतों की देखभाल करने के लिए निजी यात्रा संगठनों की निचले स्तर पर बड़ी भूमिका होती है। पर्यटन को केवल पर्यटन क्षेत्र तक पहुंच की आवश्यकता नहीं, अपितु उनकी पहुंच कम खर्च पर, कम समय और आरामदेह होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब कभी पर्वतीय क्षेत्रों या खराब मौसम के कारण परिवहन व्यवस्था ठप हो जाती है तो पर्यटकों के लिए परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि परिवहन के विभिन्न संसाधनों को
विभिन्न मार्गों तथा छोटे बड़े पर्यटन स्थलों के बीच अच्छा तालमेल है, तो ये पर्यटन की अनुकूल दशाओं में शामिल है। आज कल परिवहन प्रणाली की क्षमता ही पर्यटन अवगमन का आकार और आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या निर्धारित करती है। परिवहन प्रणाली की क्षमता में वृद्धि के अलावा आरामदेह सीटें, अपेक्षित तीव्र गति और रेल, रोड और हवाई किरायों में रियायती प्रोत्साहन बनाते जा रहे हैं। ये पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करते हैं और बदले में अधिक आय प्राप्त होती है। ये अनुमान लगाया गया है कि पर्यटन अपने कुल व्यय का लगभग 40% मात्र भ्रमण पर खर्च करके अपनी आय हमें हस्तांतरित करते हैं। वायु परिवहन, वायु पर्यटकों को लंबी दूरियों तक ले जाते हैं। आज भारत में लगभग 97% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हवाई मार्ग द्वारा आते हैं। देश के अंदर उसमें से 82% वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं, जबकि समुद्री मार्ग से 11% और स्थल मार्गों से 7% यात्रा करते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क के बीच सन 1920 में समुद्री सफ़र में 112 घंटे लगते थे। आज आधुनिक जेट वायुयान सिर्फ 6 घंटे लगते हैं। यह वायुयान समाप्त प्रति घंटा लगभग 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हैं। वे आवाज़ की अधिकतम रफ्तार प्रति घंटे 1194 किलोमीटर पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह भूमंडलीय पर्यटन के लिए प्राथमिक महत्व के हो जाएंगे, क्योंकि उनकी यात्री उठाने की क्षमता अत्यधिक विशाल है और बिना रुके उड़ानों के दौरान तेज़ रफ्तार होती है। रियासतों या आसानी से संचालन योग्य पास के रूप में किराए में कटौती भिन्न आयु समूह को दी जाती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से मंद अवधि और चोटी की अवधि में भिन्न तरह से किराया लिया जाता है। इस सक्रिय पर्यटन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। धनी देशों से युक्त वर्ग के यात्री जो ज़्यादा व्यापारिक पर्यटकों के रूप में आते हैं, भारत के अंदर आने जाने के दौरान भी महंगे वायुयान के सफ़र के लिए भुगतान करना पसंद करते हैं। कारण ये है कि वह अपने पास उपलब्ध सीमित समय के अंदर ही अपने व्यापार सौदे ख़त्म करना चाहते हैं और अधिक पर्यटन स्थलों को देखने जाना चाहते हैं। यह एयर ट्रैवल कंपनियों द्वारा दी गई सही रियासतों की फिक्र नहीं करते, क्योंकि उनकी मुख्य चिंता किसी भी कीमत पर समय बचाने की होती है। फिर भी निम्न बजट में आराम पसंद पर्यटन आकर्षित करने के लिए हमारे प्राइवेट और सार्वजनिक हवाई सेवाएं रियासती टिकट पेश करती है, क्योंकि वे हवाई यात्रियों के सबसे बड़े अनुपात हमारे हवाई मार्ग जाल को बेहतर संचालित करने की शुरुआत हो गई है। ये हमारे 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को दर्शाए अड्डों में तब्दील कर देगी है और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में दूसरे अड्डों के स्तर में सुधार करेगी। ऐसे करते हुए ये उत्तर में अमृतसर, श्रीनगर, दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, पश्चिम में अहमदाबाद, गोवा और उत्तर पूर्व में गुवाहाटी को समाविष्ट कर लेगी। हमारे महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले ही सुविधाओं के विस्तार के लिए कोर में शामिल किए गए हैं। बनारसी, भुवनेश्वर और जयपुर शहरों में पर्यटन सर्वाधिक आते हैं। ये 3 नगर विकास की दृष्टि से ज़्यादा देर वंचित नहीं रहेंगे। इसके बाद अगला नागपुर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करना है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ इस समय छोटे वायुयानों के लिए 85 विदेशी हवाई अड्डे और 28 विमान चालन के अंतिम अड्डे हैं। लोकप्रिय पर्यटन गंतव्यों के लिए वायु मार्गों का संयोजन
इतनी प्रमुख ज़रूरत बन गई है कि यह कई राज्य सरकारों को नए विचारों के साथ आगे आने के लिए लुभा रही है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन आकर्षित करने वाले नए स्थानों जो कि अब तक पर्यटन द्वारा अछूते हैं पर छोटे वायुयानों के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल प्रदेश आने वाले वर्षों में पर्यटन राज्य के रूप में उभरने की उम्मीद करता है। उसने मंडी जिले के सुंदरनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव रखा है। कुल्लू, कांगड़ा और शिमला हवाई अड्डों का बड़े वायुयानों के लिए विस्तार और पहले से ही विद्यमान है। 55 हेलीपैडों के साथ अपने आयताकार क्षेत्र संयुक्त करने के लिए प्राइवेट रूप से संचालित हेलीपैड टैक्सी सेवाओं का विस्तार उसके अन्य सुझाव है। भारत वायुमार्ग और पर्यटन महत्व के हवाई अड्डे। क्योंकि मुंबई और दिल्ली 70% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रवेश द्वारा के ये दोनों नगर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश के मुख्य निकासी घर का कार्य करते हैं। हवाई सीटों और इन स्थानों में होटल में लगभग पूर्व बुकिंग या संकेत करता है कि इनकी पूर्व बुकिंग की जाए। व्यस्त विदेशी पर्यटकों के लिए पूर्व बुकिंग एवं जगह उपलब्ध की पुष्टि की जा रही है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर भारत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हमारा देश अब पर्यटकों के लिए 5वां उच्चतम गंतव्य है। विश्व भ्रमण संगठन के अनुमान लगाया है कि हवाई परिवहन के उच्च मार्गों को कायम रखने को छोड़कर हवाई टिकटों की लागत में मात्र 10% की कमी पर्यटन यात्रियों की संख्या में 17 से 22% की वृद्धि कर देती है। समुद्री परिवहन लंबी दूरी या अधिक समय लगने वाले सफ़र के लिए यात्री समुद्री मार्ग की वजह हवाई मार्ग पसंद करते हैं, परंतु छोटी दूरियों के लिए आनंद के लिए यात्रा करने जैसे हमारे समुद्र तटीय जल में मुंबई से गोवा, चिकला या गोवनाद जैसी झीलों में मुख्य मार्ग से द्वीप या एक दूसरे द्वीप में जाना पर्यटकों के लिए आकर्षित रखता है। कोच्चि के लक्षद्वीप और चेन्नई या कोलकाता से पाट ब्यूलेर और कार निकोबार बंदरगाह जाने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए टूर पैकेज लोकप्रिय बनाते रहे हैं। ऐसा टूर यात्रा आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कुल लागत को मिलकर होता है। चित्र 31.2 सुंदरवन के जाल मार्ग। आगे चलकर नदी के उपयुक्त भागों में नौपर परिवहन के सुधार जैसे आराम में ब्रह्मपुत्र पर्यटक यात्रियों के लिए नए मार्ग खोलने की असीम संभावनाएं प्रदान कर सकती है। सड़क या मोटर मार्ग 1970 के दशक में मात्र धनी व्यक्ति या उसके परिवार के लिए प्राइवेट कारों, टैक्सी, आरामदेह गाड़ियां तथा 8 से 30 व्यक्तियों के निम्न बजट के समूह के लिए बसें लोकप्रिय बनाती जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरम्य या व्यस्त सड़कों के किनारे मेट्रोलों ने छुट्टी मानने वालों द्वारा अपने इस्तेमाल में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। मोटर मार्ग मुख्य मार्गों के जाल के भीतर ज़्यादा और आसान गाड़ियाँ प्रदान करते हैं। मोटर मार्ग के सस्ते महत्वपूर्ण पर्यटक परिपथ आरामदेह सैर-सपाटे के लिए अत्यधिक सुविधाजनक और सामान्यतः ये सभी समेकित टूर पैकेज के जरिए किया जाता है। दिल्ली, आगरा, जयपुर को छोड़ता हुआ श्रमिक त्रिभुज ऐसे परिपथ का एक उदाहरण है। यहाँ चित्र संख्या 31.3 में आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे अनेकों परिपथ उभर आए हैं जहाँ यात्रा करने वाले पर्यटकों के नियमों के रूप में नए सर्किटों का प्रस्ताव किया जा रहा है। मोटर परिवहन यात्रियों को भीड़ भाड़ वाले
शहरी होटलों से दूर राजमार्गों के किनारे कम महंगे किराए तक पहुंचने का काम करता है। ये उपलब्ध सुविधा व्यस्त मौसम के दौरान बड़े शहरों के अंदर आवागमनों की अचलनीय भीड़ को कम कर देती है। ये निम्न बजट पर्यटकों और छुट्टी बिताने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत भी प्रदान करती है। इसी कारण से भारत नई अतिरिक्त सड़कें बनाने और विद्यमान सड़कों के सुधार पर अधिक ध्यान दे रहा है। पर्यटक ट्रैफिक की अंतहीन मार्ग के जवाब में राजमार्ग का निर्माण हमारे 4 बड़े मेट्रो शहरों को जोड़ेगा। यह राजमार्ग 5952 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा होगा। उत्तर से दक्षिण तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम तक, सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ने के लिए 2 कॉरिडोर की सड़क निर्माण करने का अन्य प्रस्ताव है। ये कॉरिडोर क्रमशः 4000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर तक होंगे। बस प्रणाली अब तेज़ी से उभरते हुए पथ राजमार्गों पर चलने के लिए विस्तृत रूप से विकसित है। मल्हनी, देहर, दार्जिलिंग, गोकर्ण और मदुराई गोकर्णराइकल को पर्यटकों द्वारा रोमांचकारी बस मार्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत के हिमालय क्षेत्र में जहां मोटर मार्ग पाश्चात्य परिवहन के प्रमुख साधन हैं, सड़क पर्यटन की अच्छी तरह देखरेख की जा रही है। भारत प्रमुख पर्यटन सर्किट मार्ग चित्र 31.3 मुख्य पर्यटक परिपथ रेल परिवहन। रेल से संगठित पर्यटन यात्रा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू हुई है। हमारे देश में बड़ा रेल तंत्र उन दिनों से यात्रियों के लिए सस्ते और अच्छी शीघ्र कार्यशील होता था। रेल परिवहन सिर्फ निम्न बजट आराम प्रदान करता है। रेल मार्ग 200 से 500 किलोमीटर की दूरी के अंदर मुख्य शहरों को जोड़ता था। बहुत लंबी दूरी के उपमहाद्वीपीय सेवा को कई सौ किलोमीटर तक विस्तृत किया। सर्वाधिक उल्लेखनीय मुख्य मार्ग जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और वापस मुंबई तक जोड़ती है, श्रमिक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के भीतर त्रिभुज मार्ग एक तरफ मुंबई और कोलकाता को जोड़ते हैं और दूसरी ओर दिल्ली और चेन्नई को। भारत प्रमुख रेल मार्ग चित्र 31.4 भारत के प्रमुख रेल मार्ग। उत्तर दक्षिण उपशाखा रेल मार्ग अब जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जम्मू जोधपुर तक, अंततः श्रीनगर के सस्ते बालामुरा तक विकसित करना है और देश की भूमि के दक्षिणतम छोर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक पहुंच गया है। पूर्व दिशा की ओर यह अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के सस्ते मुरकोंग सैलेट स्टेशन पर समाप्त होता है। स्वस्थ और शीघ्र यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी मुख्य रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो गया है। मेट्रो रेल अन्य पर्यटन आकर्षण के रूप में भारत के व्यस्त महानगरों में तेज़ी से शुरू की जा रही है। कितना सही कहा गया है कि ट्रेन द्वारा भारत का भ्रमण स्टेशनों के दृश्य आवाज़गंज और साथ ही वृद्धि लोगों को पेश करता है। इसकी कुल लंबाई 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। 5 छोटी पर्वत ट्रेन हैं जो सर्वाधिक मुर्रे हिल, रिजोर्ट, शिमला, ऊटी, उदमंडलम, महाराष्ट्र के मथुरैन और कोलकाता के उत्तर में दार्जिलिंग को जोड़ती है। यह पर्यटकों को आनंद प्रदान करती है। उचित रूप में उन्हें खिलौने ट्रेन कहा गया है। पर्वत में ऊंचाई के बढ़ने के साथ वह बदलते प्राकृतिक दृश्य पेश करती है। सस्ते में पटरियाँ कई पुलों को आड़े तिरछे पार कराती है। 100 से ज़्यादा तुरंगे और यू मोड आते हैं। कुछ भाप इंजन पर्यटकों को उनकी ऐतिहासिक स्मृति को आकर्षित करने के लिए अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस लाइन पर चलने वाली एक
महत्वपूर्ण ट्रेन को रोमांचक नाम ही हिमालय महारानी है। भारत की शाही रेलें 31.5 चित्र। भारत की आरामदेह ट्रेनों के रेल मार्ग। सबसे पुराने भाप रेलवे इंजन द्वारा खींचने वाली ट्रेन का दूसरा उदाहरण उस ट्रेन का है जो दिल्ली छावनी से राजस्थान के अलवर तक चलती है। अपनी 138 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यह ट्रेन फेयरी क्वीन कहते हैं ये इसका बाद अम्ब्रेने के सस्ते गुजरती है। ये अधिकांश पर्यटकों की सख्त बढ़ती मांगों को पूरा करती है। छोटी लाइन ट्रेन U2 पर्वत के ऊपर नहीं चलती है, परंतु पहाड़ियों और विस्तृत घाटियों के सस्ते पठानकोट से हिमाचल प्रदेश में जोगिंदरनगर तक रसीले हरित चाय बागान और कंगड़ा घाटी के धान के खेतों के रास्ते जाती है। कोंकण समुद्र तटीय रेलवे अभियांत्रिकी का कमाल है, जो मुंबई को गोवा के रास्ते भंगलोर से कर्नाटक केरल सीमा के किनारे किनारे जोड़ती है। इस 460 किलोमीटर लंबे सुम्य पथ का 10% हिस्सा पुलों और सुरंगों से बना है। संतोषपद शाही ट्रेन, जिसे पैलेस ऑन हिल कहते हैं, 7 दिनों का अब समाविष्ट पैकेज टूर प्रदान करती है। ये आगरा और दिल्ली के अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटकों स्थानों का दर्शन कराती है। इसके आरामदेह डिब्बों में प्रदेश के मूल राज्यों के महाराजाओं द्वारा अपने महलों में पहले कभी उपयोग की जाने वाली सब खुशकर वस्तुएं और आतिथ्य सत्कार उपलब्ध होता है। पर्यटन प्रदेश के सैर सपाटे को इस प्रकार के स्वस्थ और विलासमय महल के खाने पीने और यात्रा करने से मिलान करना चाहते हैं। इस ट्रेन में उसकी लोकप्रियता के अनुसार ही ज्येष्ठ अध्ययन पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इंटररेल पास भारतीय रेल पास नाम की सुविधा पर्यटकों के लिए विद्यमान है। ये उन्हें 7 दिनों से 90 दिनों की वैध अवधि के अंदर यात्रा करनी होती है। ये रास्ते की यात्रा संबंधित किसी प्रतिबंधों के बिना व्यापार प्रकार के आकर्षकों के लिए सर्किट सूट चुराने का विकल्प प्रदान करती है। मार्ग का विकल्प पूर्णतः उपयोगकर्ताओं पर छोड़ा हुआ है। स्वदेशी पर्यटकों के लिए परिभ्रमण रेल टिकट की व्यवस्था उन्हें अपने रास्ते की कठिनाई को कम कर देती है। स्वयं यात्रियों द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल कारों की व्यवस्था की जाती है। 25% शयन सीटें विदेशी यात्रियों के लिए आरक्षित होती हैं। फिर भी शिकायतें आती हैं कि आखिर क्षण तक आरक्षण की पुष्टि नहीं हुई। यह निश्चित रूप से इन पर्यटकों के लिए और पर्यटन के संवर्धन में रुकावट का काम करती है, परंतु आजकल यदि विश्व स्तर टूर परिचालकों को कम सौंपा जाता है तो आरक्षण पक्का होता है। निस्संदेह हमारी रेल खानपान प्रबंधन सेवाओं को आगे और सुधारने की जरूरत है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्तर की हो जाए। परिवहन प्रणाली और विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्ग पर्यटक गंतव्यों को अंत आसमान पहुंच प्रदान करते हैं। धनी देशों से वायुयानों द्वारा आने वाले तेज रफ्तार पसंद व्यक्त पर्यटकों के लिए लागत कम महत्व की चीज़ है। निम्न बजट के विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली रियायती हवाई टिकटें प्रोत्साहन का काम करती है ताकि हवाई यात्रा उनकी प्रथम पसंद बनी रहे। समुद्री यात्रा ने अपना महत्व खो दिया है, फिर भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में ओध भ्रमण करने और सैर सपाटे या पास के द्वीपों को देखने जाने के लिए समुद्री यात्रा की जाती है। पर्यटकों के लिए बहुत सी सुपरफास्ट विलासपूर्ण ट्रेनों की व्यवस्था के बावजूद
आजकल के व्यक्त पर्यटकों के लिए भारत के अंदर भी पर्यटक स्थलों तक रेल का सफ़र दूसरी पसंद है। 1970 से रोज राजमार्गों पर यह पर्यटन परिधि सर्किट के भीतर मोटर परिवहन, प्राइवेट कारों और विलासपूर्ण गाड़ियों का प्रयोग अपनी लोकप्रियता के कारण बढ़ रही है। विदेशी पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की यात्राओं या सफ़र को ज़्यादा आरामदेह बनाने और ट्रैफिक टर्मिनलों पर अतिथि संस्कार सेवाओं को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पर्यटन के आधारित ढांचे में होटलों का स्थान पर्यटकों की भिन्न भिन्न ज़रूरतों के आधार पर भिन्न मार्गों के होटलों में ठहरने के स्थान की जरूरत पर्यटन आधारित ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेजबान देशों में ठहरने के स्थान की सुविधाएं पर्यटक उद्योग का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये अब अपने आप में होटल उद्योग कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ संभावित कमरा और रेस्तरां सेवाएं पर्यटकों को लुभाने के लिए बड़ी मांग है। फास्ट फूड, स्थानीय रूप से मूल्यवान कला या शिल्पी वस्तुओं की आपूर्ति आदि की क्रमबद्ध व्यवस्था पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये सब तो होटल कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाहर अकाउंटेंट के रूप में हो जाते हैं। ऐसे होटल भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के ठहरने के दौरान हमें अपने उनसे प्राप्त होने वाले विदेशी विनिमय का 50% उपार्जित करते हैं। देश भर में पर्यटक केंद्रों में ठहरने के स्थान की अत्यधिक कमी अभी भी महसूस की जा रही है क्योंकि सभी वर्गों के पर्यटकों का ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। हमारे देश में उपलब्ध होटल कमरों की संख्या लगभग 98,000 है। पर्यटक की वृद्धि दर और विद्यमान होटलों के भीतर ही या कुछ नए होटलों के अंदर निर्माणधारी कमरों की संख्या को देखते हुए हमारी ज़रूरतें अनुमानित उपलब्धता से कहीं अधिक है। ज़्यादा होटलों के निर्माण के लिए भूमि उपयोग नियमों में परिवर्तन और मोटरों के निर्माण के लिए भूमि के विशेष आवंटन दो तत्कालीन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। मेट्रो शहरों में भूमि तेज़ी से ज़्यादा महंगी हो रही है और लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक वार्षिक विनियोग की दर भी तेज़ गति से बढ़ रही है। ऐसे शहरों के नज़दीक सड़क के किनारे होटल का निर्माण और उन शहरों के आसान पहुंच के स्थानों पर होटल का निर्माण पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुआ है। भूमि उपयोग नियम और भूमि का विशेष आवंटन ऐसे निर्माण गतिविधि को आगे और प्रोत्साहित करेगा। 3 से 5 सितारा होटल के अतिरिक्त सुखकर सुविधाएं प्रदान करने के आधार पर होटलों के भिन्न वर्गों में श्रेणीगत किया गया है। इसे मोटल, टूरिस्ट बंगला, टेंट या लॉज कहा जाता है और यह मौसमी थोड़े दिनों या ज़्यादा दिनों के ठहरने के लिए होते हैं। ठहरने के स्थान की व्यवस्था गेस्ट हाउस या पसाई गेस्ट के रूप में लोगों के घरों में भी की जाती है। लॉज के लिए स्थलों को सावधानी से वनों में चुना जाता है। झरने के पास तंबू लगाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं तथा नावों पर बहते घर के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता है। ये सभी स्थल टूरिस्ट रिजॉर्ट के रूप में पर्यटकों के लिए मनोहारी होते हैं। पर्यटक रुचि के बहुत से केंद्रों पर छोटे होटल हैं जिसमें कम आरामदेह सुविधाएं होती है, परंतु वह अपने आसपास एवं बाहर अनेकों मनोरंजन और खेल की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सब उपयुक्त आवास स्थान के संगठन और पर्यटन स्थान पर विशेष अवधि के लिए संभव विभिन्न पर्यटक गतिविधियों के बीच घनिष्ठ संबंध का उदाहरण है। उच्च स्तर की सुविधाओं और आराम की सामान्य व्यवस्था के अलावा बड़े अंतर्राष्ट्रीय होटलों के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, इंटरनेट सुविधा के साथ संचार संबंध, खानपान और मनोरंजन के वातावरण और स्वास्थ्य क्लब भी होती है जिसमें समान
खरीदने के लिए बाजार और व्यापार केंद्र होते हैं। होटलों में बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर होटल होते हैं जो अमेरिका या जापान जैसे धनी देशों से उनके व्यापार सावासियों के उपयोग मात्र के लिए होते हैं। वह ऐसे पर्यटकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या टोक्यो में उसी स्वरूप के होटलों की तुलना में उनके किराए निम्न होते हैं। दूसरी ओर बड़े हवाई अड्डों के समीप कुछ होटल हैं और ये आने जाने वाले पर्यटकों को अल्पकाल के लिए ठहरने के स्थान प्रदान करते हैं। मोटर होटल का वह प्रकार है जो विशेष रूप से मोटर कार पर्यटकों की ज़रूरत पूरा करने के लिए होते हैं। हम इन मोटरों को शहरों के परिसीमा और व्यक्त राजमार्गों के किनारे किनारे पाते हैं। होटल हाल के दशक में कार यात्रियों का अत्यधिक उपयोग होटलों और तैयार फास्ट फूड प्रदान करने वाले कियोस्क, छतरी नमूना छोटा विक्री स्थल की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये अमेरिका में बहुत पाए जाते हैं। आने जाने वाले वाहनों की संख्या और पर्यटक आगमन की गति को देखते हुए हमारे देश में राजमार्ग के किनारे इन मेट्रोलों आदि को खोलने का विचार तेज़ी से सुदृढ़ हो रहा है। मोटरोल जो सुविधाएं प्रदान करते हैं उसकी तुलना में कम महंगे हैं। उदाहरण के लिए वे स्वयं खाना पकाने के लिए गैस की सुविधा प्रदान करते हैं। हरियाणा राज्य ने दिल्ली के आसपास हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा के समीप तथा उत्तर में पंचकुला तक व्यक्त ग्रेट ट्रैक राज्य राजमार्ग के किनारे कई होटलों का निर्माण करके अच्छा उदाहरण दिया है। राज्य में हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पर्यटकों क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक संख्या इसी सड़क के रास्ते जाती है। हरियाणा ने इसका पूरा लाभ उठाया है। हरियाणा के पर्यटकों आकर्षण कम है। स्थानीय पक्षियों के नाम और मोटरोलों का नामकरण किया गया है। होटलों की कतार पर्यटकों को आराम करने के लिए ललचाती है। यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना होने पहले यात्री इन होटलों के बाहर विराम करते हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न स्थलों और पर्यटकों युवा होटल, सारना या विराम गृह और आवास गृह भिन्न बजट के राहगीरों के लिए कामचलाऊ ठहरने का स्थान प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार और भिन्न वर्गों के होटलों को यात्रा सुविधाओं से ज़्यादा पर्यटक यात्रा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना होता है। होटलों की कमी और उसमें कमरों की संख्या की कमी को पूरा करने के लिए पूंजी के बाहरी वियोग की जरूरत है। यात्रा संचालन के संगठन और होटलों की व्यवस्था को व्यापक रूप से भिन्न भिन्न जरूरतों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बजट ध्यान में रखना पड़ता है। टूर परिचालन और प्रबंधन अपने भिन्न पहलुओं की देखभाल तथा पर्यटन के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सहायक कर्मचारी वर्ग की जरूरत होती है। इसकी प्रशिक्षित टूर गाइड्स, ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर, परिचालक, खानसामा और उनके अन्य कई सहायक शामिल हैं। इसमें से टूर गाइड और टूर ऑपरेटर संचालन कर्मचारी वर्ग के मुख्य कार्मिक होते हैं। पर्यटकों की यात्रा के पूर्ण नियोजन से लेकर पर्यटकों के वापस रवाना होने तक होते हैं। पर्यटकों के यात्रा के पूर्ण नियोजन से लेकर टूर गाइड उनके साथ हैं जुड़े जाते हैं। उनकी सख्त आपूर्ति पर्यटक उद्योग के विस्तार के साथ साथ बनाए रखनी होती है ताकि पर्यटकों के दीर्घकालीन व आरामदेह वापस सुनिश्चित कर सकें। पर्यटन जैसे संवेदनशील सेवा उद्योग का चलाना मुख्य रूप से उनके कौशल पर निर्भर करता है। पर्यटकों के साथ फलदायक अंतक्रिया उनके कौशल पर निर्भर करती है। यदि वह अनुपस्थित रहते हैं या सही भूमिका अदा करने में असफल रहते हैं, पर्यटकों का आना कम हो जाता है। उससे लोकप्रिय बने के बड़े विज्ञापन अभियान के बावजूद
यह उन नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाता है। पर्यटक गतियों का उनका कार्य होटल के मालिकों और पेशेवर होटल प्रबंधन के कार्य के समान होता है। टूर गाइड समय पारी टूर गाइड अंतर्तुकों को पर्यटक स्थान क्षेत्र के आकर्षकों के प्रति प्रवृत्त करता है और उन्हें वास्तविक पर्यटक स्थलों के चारों ओर घुमाता है। निम्नतम स्थानीय स्तर पर भ्रमक मार्गदर्शन पर्यटक के समस्त कार्यक्रम के उन्नयन के लिए मौलिक इकाई है। एक प्रभावशील टूर गाइड को क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पर्यटक रुचि को, ठिकानों की पृष्ठभूमि, पूर्ण इतिहास जैसे मंदिरों, पूजा स्थलों, स्मारकों, पुराने स्थलों के खंडहरों और किलों के बारे में व्यक्त जानकारी होनी चाहिए। और अच्छे टूर गाइड से प्रासंगिक स्थानीय परंपराओं, संस्कृति, लोक कथाओं, निपादन कलाओं, उत्सवों और मेलों के बारे में बात अपेक्षित रहता है। इस तरह के वर्णन में पर्यटक ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें और ज़्यादा जाने की उत्सुकता जागृत होती है। जो भाषा पर्यटक समझता है उसी भाषा में बताना बेहतर होता है। पर्यटकों के मूल देश की जानकारी के साथ ही अनुभवी टूर गाइड उनके सूजन जान जाता है। ये ज्ञान होने से उनकी प्रतिक्रियाओं को पर्यटक अच्छे से ग्रहण करते हैं और उनके सवाल से संतुष्ट हो जाते हैं। टूर गाइड का कौशल स्थानीय घटनाओं के बारे में रोचक घटनावृत्त गढ़ने में और पर्यटन दृश्य स्थलों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अदा की गई विख्यात भूमिकाओं की मुख्य बातें बताने में निहित पहले भ्रमण की शुरुआत बन सकती है। यदि टूरिस्ट गाइड को निष्पादन द्वारा पर्यटकों के बीच स्थायी रुचि उत्पन्न करने में सफल होता है। एक टूर गाइड द्वारा किसी प्रकार की गलती ना केवल सिर्फ अपने लिए परंतु ऐसे कार्यकर्ताओं के पूरे समूह के लिए बदनामी रखता है। या स्थानीय जनजाति के सदस्यों का जिक्र करना उचित होगा जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में चूने की बहुत गहरी सुंदर गुफाओं और उनके सोपनी जल प्रांत को दिखाने के लिए गाइड का कार्य करते हैं। वर्ष 2001 में प्रतिमाह 7,000 रुपये कमा लेते थे। अब लोग सस्ते में मिट्टी के तेल का लंबा या टॉर्च का उपयोग करते हुए पर्यटकों को गुफाओं में ले जाते हैं। वर्ष 2002 में सरकार ने गुफाओं के फर्श सीमेंट के अलावा दिए अंदर के हिस्से में बिजली लगा दी और जनजातीय गाइडों को 3,000 रुपये की एक मुश्त मासिक आय निर्धारित कर दी। वे लोग पहले बहुत सी सेवाएं प्रदान करते थे, सब खत्म करा दी गई। सरकार स्थानीय लोगों की आय में कमी की लागत पर मुद्रा की बड़ी मात्रा अर्जित करने लगी। गाइड की सेवाओं पर निर्भर स्थानीय लोगों का इस तरह का अलगाव इस काम के लिए निराशा प्रदर्शित करता है। टूर ऑपरेटर आपका परिचालक अब विशिष्ट प्रकृति का काम बन गया है। दिन प्रतिदिन किसी भी एक कार्यकर्ताओं के लिए पर्यटक के संचालन के सभी भागों की देखभाल करना कठिन बनता जा रहा है। इस कारण टूर ऑपरेटर का कार्य टूर गाइड के कार्य से बिल्कुल भिन्न होता है। टूर ऑपरेटर को परिवहन ज़रूरतों के संचालन, वीज़ा और परमिट की निकासी की औपचारिकताएं और पर्यटकों के लिए होटलों में ठहरने के स्थान की बुकिंग करने का कार्य करना होता है। ऐसे व्यक्ति को संबंधित नियमों और अधिनियमों में अवसर किए जाने वाले न्यूनतम परिवर्तनों के बारे में अपनी जानकारी बनाए रखनी चाहिए। टूर ऑपरेटर को उन अधिकारियों के साथ जो यातायात बुकिंग और पर्यटक स्थलों पर या उनके समीप होटलों में आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, संबंध बनाए रखने पड़ते हैं।
उसे ये जानकारी भी होनी चाहिए कि समन्वय और जोखिमपूर्ण पर्यटन के लिए अन्य उपकरण कहाँ से किराए पर मिलते हैं। आजकल भ्रमण का कार्यक्रम जाने से बहुत पहले निश्चित करना पड़ता है। ये दिन चले गए जब व्यक्ति जब चाहे व्यापार या आनंद के लिए यात्रा शुरू कर सकता था। पर्यटकों के लिए समूह या एक अकेले पर्यटक के पास भ्रमण के लिए पूर्व निर्धारित अनुसूचित होती है। किसी माह विशेष में उनके पास कुछ ही दिन खाली होते हैं जिसमें वे संख्या में पर्यटक स्थलों को देख लेना चाहते हैं। आधुनिक पर्यटक की तीव्र वृद्धि के कारण शिखर मौसम व गंतव्य पर्यटकों की बढ़ती मांग पूरा करने में असफल रहते हैं। टूर ऑपरेटरों को समय से पहले ही कई औपचारिकताओं को पूरा कर लेना होता है। इसमें वायु मार्ग, रेलवे या सड़क मार्ग से जाने वालों के लिए सीटें या शिकाया की पूर्व बुकिंग और होटलों में उपयुक्त आवास के लिए पूर्व बुकिंग शामिल है। यदि पर्यटक क्षेत्र में ही रहना चाहे तो भी उसके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करना टूर ऑपरेटर का कार्य होता है। टूर ऑपरेटर पर्यटन का उचित मार्ग, भाड़े में कटौती, टिकट पर प्रतिबंध यदि कोई है और यात्रा का प्रबंधन करने योग्य अवधि के मसलों में भी मार्गदर्शन करता है। सस्ती उड़ानों के अलावा विश्व स्तरीय भ्रमण एजेंट अपने ग्राहकों के लिए उनके पसंद के हवाई अड्डों पर सुरक्षित उतराई का भी अध्ययन कराता है। यदि पर्यटक की किसी प्रकार की कोई विशेष आवश्यकताएं है जैसे खाने, भ्रमण, बीमा आदि, रुचि की फ़ोटो खींचना और अपनी पसंद की उड़ान से टिकटों का पुष्टिकरण, तो उन्हें समय से उसका प्रबंधन कर लेना चाहिए। टूर गाइडों एवं टूर ऑपरेटरों का परीक्षण। टूर गाइडों एवं टूर ऑपरेटरों के लिए नियमित परीक्षण कार्यक्रम के द्वारा आवश्यक कौशल सिखाना पहला महत्वपूर्ण कदम है। ये दोनों कर्तव्य फिर पहले से ही परिलक्षित कमियों की संगत से इस गतिविधि में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज़्यादा विकसित करते हैं। प्रति शिक्षा थी तब स्वतंत्र रूपे कार्य करने के लिए अपने को सूचित कर ट्रैवल एजेंसी से जुड़ जाते हैं। इस दिशा में यह दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। अंत में उसमें ये से प्रत्येक का किसी क्षेत्र विशेष के लिए पर्यटक गतिविधि हेतु पर्यटन के परिचालन या मार्गदर्शन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। इस तीसरे कदम में वियोग पेशेवर टूर गाइड या टूर ऑपरेटर बनाने के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। राजस्थान हिमालय क्षेत्र से उतना ही भिन्न है जितना समुद्र तटीय कुलीनों से मंदिर और संस्कृति स्थल। ये कर्तव्य कार्यकर्ता विशिष्ट आवश्यकता हेतु परीक्षित किए जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी निम्न स्तर पर टूर गाइड और टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी और उच्च स्तर पर टूर प्रबंधन ट्रैवल एजेंसी के सदस्यों की टीम के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कार्यकर्ताओं का पूरा समूह ट्रैवल एजेंसी बनता है जिसमें से प्रत्येक पर्यटन को आरंभिक अवस्था से ही प्रेरणा करने से लेकर ठहरने की अवधि और उसके अपने घर वापस जाने तक अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करता है। एजेंसी पर्यटकों की यात्रा और आवास को आरामदेह और संतोषप्रद बनाने के लिए यात्रा आरंभ करने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को पर्यटकों से पूछताछ करने का निर्देश देती है। ये एजेंसी पर्यटक गंतव्य के दूसरे क्षेत्र में कार्य कर रही दूसरी समान एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए एक मंच भी बना जाती है। ट्रैवल एजेंसी की यह भूमिका दर्शकों को मदद करती है। ऐसे में प्राप्त जानकारी एवं दर्शकों की रुचि के अनुसार देश में ठहराव में भी वृद्धि होती है तथा लोग एक तरह से दर्शनीय स्थलों से दूसरे प्रकार के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए चले जाते हैं। इस तरह दर्शकों की
जानकारी बढ़ती है और बाद में वह अन्य समय ज़्यादा दर्शन के लिए भारत के अन्य भागों में पहुंच जाते हैं। ट्रैवल एजेंसियों का समाप्त पर्यटक क्षेत्रों में अपना तंत्र होता है और उनके पास प्रत्येक जानकारी को शीघ्रतम साधन माध्यम द्वारा भेजने के साधन होते हैं। वे पर्यटकों के समूह के लिए संकीर्ण मार्ग के रास्ते पैकेज ट्रैवल की व्यवस्था करते हैं और रियासती दाम पर यातायात आवास से भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये व्यवस्था कठिन क्षेत्रों जैसे हिमालय में विशेष रूप से सहायक होती है क्योंकि उन क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं कम उपलब्ध होती है। एजेंसियां पर्यटकों की तारीफ से संबंधित अधिकारियों से परमिट वीज़ा प्राप्त प्रमाण पत्र अथवा मुद्रा लेन देन के लिए संपर्क करती है। वे लंबी दूरी के यातायात के पुष्टिकरण का बोझिल कार्य भी करती है। ये पर्यटन के विभिन्न भागों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं तथा हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों से होटलों तक स्थानीय यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। ट्रैवल एजेंसियों बहुधा संबद्ध पर्यटक समूह और पर्वतारोहण, सिंकिंग और स्नोटिंग में परीक्षण आयोजित करने वाली संस्थाओं के बीच पुल के रूप में कार्य करती है। वे पर्यटकों को स्थानीय कपड़ा शिल्प और शिल्प जैसे बनावटी चीज़ें पर्यटकों को उचित दुकानों व राज्यों इम्पोरिज्म से खरीदने की सलाह भी देते हैं। ट्रैवल एजेंसियों का कार्य विस्तृत हो रहा है क्योंकि पर्यटन स्वयं कई उपशाखाओं में बढ़ रहा है। पर्यटकों की वृद्धि अभिरुचियाँ इसका वास्तविक कारण है। ट्रैवल एजेंसियाँ मुख्य मध्यस्थल के रूप में दंत चिकित्सा और आयुर्वेदिक मानसिक की सेवा और योग परीक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं से संपर्क करती है। ये पर्यटकों के नव विकसित रचनाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। ट्रैवल मैनेजर निरीक्षणतम स्तर पर ट्रैवल एजेंसी का परिचालक संबंधी कार्य की देखभाल करता है। ये उसके उत्तरदायित्व का ही भाग है कि वह न केवल दैनिक प्रबंधन के प्रति चिंतित रहे अपितु विविध प्रकार की विशिष्ट संस्थाओं के साथ बढ़ते हुए संबंध को दृढ़ रखना भी उसका मशक्कत होता है। वे एजेंसियों को प्राप्त आवश्यक सूचना देने के लिए स्वास्थ्य कार्य समृद्ध कार्यों की निगरानी करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी प्राप्त सूचनाएं या जानकारी आंकड़े का आधार होती है। ये पर्यटक के प्रबंधन को सुधारने में मदद करती है, लुभस्सों की भरपाई करती है। समय समय पर पर्यटक नीति में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सरकारी एजेंसियों या विभागों को जानकारी भिजवाता है। ऋतु विशेष और गंतव्य विशेष भ्रमण परिचालन। आम गंतव्य विशेष भ्रमण परिचालन के विपरीत कुछ क्षेत्र विशिष्ट मौसमों में भ्रमण करने के लिए उपयुक्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी भाग में लाहौल स्पीति जो हिमालय और कश्मीर के लद्दाख जस्कर प्रदेश का ऊंचा और अत्यधिक दूरस्थ प्रदेश है। इसका उदाहरण ये क्षेत्र अपनी लंबी एवं कठोर सर्दियों के दौरान बर्फ द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण राज्यों के मुख्य क्षेत्रों से एकदम अलग पड़ जाता है। वास्तव में गंभीर रूप से जोखिम प्रिय पर्यटक जहाँ केवल गर्मी के छोटे मौसम में आते हैं। यहाँ का वातावरण निरीक्षण होता है तथा अवृत परंतु बहुरंगी चट्टानें और बर्फीली हवाएं संस्कारशील होती है। इसी कारण गर्मियों के बरसाती महीने भ्रमण करने के लिए उपयुक्त है। चूँकि वह मौसम के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, वह उस समय भ्रमण के लिए अनुकूल होते हैं। इन राज्यों के दक्षिणी भागों में भारी वर्षा होती है। कोई भी टूर ऑपरेटर वर्षा इन दिनों में गंभीर पर्यटक के भूभद्र क्षेत्र में ले जाने के फायदे में रहता है। अद्भुत सांस्कृतिक आकर्षण के कारण वह पर्यटकों के दिल में एक विशेष स्थान बनाने में कायम होता है। पर्वत के शिखर पर बौद्ध मठ बनाए जाते हैं जो बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं द्वारा छाया में पड़ जाते हैं, परंतु उसकी आदिकालीन वास्तुकला, वितरित चित्र और मठवासिया जीवन की कथाएं बरकरार है। यह आकर्षण यात्रा की कठिनाइयों और अच्छी पर्यटक सुविधाओं के अभाव की हद तक क्षतिपूर्ण कर लेते हैं। सिर्फ पर्यटकों को जनजातीय परिवार के साथ
लिए होना चाहिए। भक्तजनों की कश्मीर में अमर यात्रा, ऊंचे हिमालय में उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड में चुनिंदा गंतव्यों की वार्षिक वर्षा में सिर्फ गर्मी के विशेष मौसम में भ्रमण परिचालन के लिए संभव होता है। दूसरी ओर अंडमान व निकोबार के द्वीपों में वर्षाकाल में नहीं जाना चाहिए। इस कारण दक्षिणी भारत में बड़ा भाग बेहतर विकल्प है। ये शीतकालीन पर्यटकों को भारत के उत्तरी मैदानों की कठोर सर्दी से बचने और दक्षिणी क्षेत्र में हल्की सर्दी का आनंद प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में पर्यटक की पसंद ऋतु विशिष्ट होती है। कोई एक या एक से ज़्यादा गंतव्यों के लिए आ सकता है। राजस्थान में जैसलमेर के बालू के टीले, उसके रेगिस्तान के ऊँट उत्सव शीतकालीन भ्रमण के लिए प्रसिद्ध है। गंतव्य वृद्ध भ्रमण परिचालन संस्थान विशेष और उनके पर्यटक आकर्षण के लिए स्थानीय क्षेत्र मुख्य घूमने की इच्छा पर निर्भर होते हैं। भारत के तख्तों पर गोवा, केरल और पुरी की पुण्य सर्वोत्तम पर्यटक गंतव्य में है, क्योंकि वह शांत समुद्र के किनारे बालू जलमार्ग, ब्रेकवाटर और जल क्रीड़ाओं की सुविधाएं उपलब्ध है। इसी तरह से भ्रमण परिचालन जब हिमालय में पहाड़ी स्टेशनों, मध्य पहाड़ी श्रेणियों, पश्चिमी घाटों और नीलगिरी के लिए संचालित किया जाता है तो गंतव्य विशिष्ट होता है। यात्रा और ठहरने की अवधि का निर्णय पहाड़ी गणों द्वारा प्रस्तुत आकर्षण के अनुसार होता है। पूर्णतः परीक्षण ट्रैवल गाइड और ट्रैवल मैनेजर व्यक्ति और टीम के रूप में ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले चालक स्टाफ की श्रृंखला में अत्यावश्यक कीड़ा बन गए हैं। भ्रमण परिचालन विदेश पर्यटकों की स्थिति में प्रतिबंधित क्षेत्रों में घूमने जाने के वीसा, प्रमाण पत्रों, बीमा और अनुमति पत्र लेना होता है। ट्रैवल परिचालकों की सेवा की आवश्यकता, ठहरने के स्थान की बुकिंग, आरक्षित आशिकाओं की सीटों के लिए टिकट लाने और पर्यटकों को किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए आज के व्यस्त पर्यटन के समय महीनों पहले आरक्षण संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। अंत ट्रैवल परिचालकों की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ ट्रैवल परिचालक वर्ष के कुछ समय के दौरान प्रतिकूल मौसम की अवधि में ऋतु विशेष होता है, जबकि दूसरे प्रकार के ट्रैवल परिचालक गंतव्य विशेष होते हैं। इसमें ट्रैवल परिचालक आरक्षकों के लिए पर्यटकों की रुचि के अनुसार होते हैं। पर्यटकों के विकास के दौरान पर्यटक का प्रबंधन एक व्यवसाय बन गया है और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का काम अविष्ट प्राकृतिक का बन गया है। आपने क्या सीखा? बुनियादी संसाधनों जैसे कौशल, परिवहन तंत्र, होटल, सत्कारशील सेवाएं और अन्य विभिन्न सुख संसाधनों का विकास आधुनिक पर्यटकों के संचालन के लिए आधार है। पर्यटक चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय का अस्तित्व और समृद्धि सब श्रेणी के ठहरने के स्थान में वृद्धि पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इससे विशेष रूप से व्यक्त शिखर समय भी पर्यटन स्थानों के पर्यटकों के भीड़ से निपटारा जा सकता है। अल्प दूरी एवं लंबी दूरी के भ्रमण के लिए हवाई, जल व स्थल परिवहन को विकसित करने की आवश्यकता है। परिवहन के विभिन्न वैकल्पिक साधन समेकित ढंग से उपयोग के लिए किए जाने चाहिए ताकि एक दूसरे के पूरक बन सकें। पर्यटन जैसे संवेदनशील सेवा उद्योग विभिन्न ट्रैवल कार्यकर्ताओं जैसे ट्रैवल गाइड और ट्रैवल परिचालकों के कुशल कार्य पर समान रूप से निर्भर करता है। उन्हें अपने कार्य को परिचित पेशेवरों के रूप में अपनाना चाहिए। ये दोनों कार्य अब सुव्यक्त रूप से सुस्पष्ट होते जा रहे हैं और वे विस्तृत प्रकृति के हैं। इन कार्यकर्ताओं को ध्यानपूर्वक कार्यक्रम के साथ प्रशिक्षित लेना चाहिए, जैसे पहले कि उन्हें भिन्न प्रकार के पर्यटकों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से अंतःक्रिया करें। उन्हें कदम दर कदम श्रृंखलाबद्ध परीक्षण किया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटकों गंतव्य देश में पूर्ण नियोजन अव्यवस्था से लेकर वापस घर जाने तक की अवस्था तक ट्रैवल परिचालक पर निर्भर होता है। उन्हें अपने वीसा आवश्यक पिरामिडों की बीमा और उसके भ्रमण व होटल में ठहरने के दौरान टिकट लाने या
आरक्षण में पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। ट्रैवल ऑपरेटर अब सब पर्यटकों को, विशेष रूप से शिखर मौसम के दौरान पर्यटकों को तीव्र प्रवाह की दृष्टि से अनेक पूर्व निश्चित ट्रैवल अनुसूचित को नियोजित करने में मदद करते हैं। वह हवाई अड्डे पर कानूनी औपचारिकताओं और पर्यटकों के सम्मान की देखभाल करता है। ट्रैवल ऑपरेटर मौसम विशेष या गंतव्य विशेष हो सकता है, पर वो विशेष या विभिन्न प्रकार के आरक्षकों के लिए यात्रियों के हित की देखभाल करते हैं, जबकि ऑपरेटर की जिम्मेदारी पर्यटकों के समूह के अपने देश या घर के स्थान से शुरू हो जाती है। ट्रैवल गाइड पर्यटक स्थल पर काम करता है। दोनों ट्रैवल मैनेजर के संग्रह, संचालन एवं निगरानी के अंदर कार्य करते हैं। ये सभी लोग कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ जो प्रत्येक रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनकी सहायता करते हैं। ये सुस्थापित ट्रैवल एजेंसी के आवश्यक अंग हैं। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।